हाय एवरीवन, मैं हूं लाखन सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक एकेडमी बावई। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की, मीन्स वाक्य निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में वाक्य निर्माण करने में 3 मुख्य अंग होते हैं। वो होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। उन्हें हम इसी क्रम में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कर्म और अंत में क्रिया। दोस्तों, इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करते वक्त सबसे पहले हमको सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ता है, उसके बाद वर्ब और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राहुल क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने राहुल मतलब कर्ता, उसके बाद क्रिकेट मीन्स कर्म और आखिरी में खेलता है क्रिया का प्रयोग किया है। लेकिन उसके विपरीत जब हम इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं, राहुल प्लेस क्रिकेट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। मुंबई एक बड़ा शहर है। यहाँ पर मुंबई कर्ता, बड़ा शहर कर्म और है क्रिया है। जबकि इंग्लिश में हम देखें, मुंबई इज अ बिग सिटी। यहाँ पे मुंबई सब्जेक्ट, एज वर्ब, अ बिग सिटी कर्म। इसी तरह से हम सारे वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा कर्ता होता क्या है। दोस्तों, इंग्लिश के सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं नाउन और प्रनाउन। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। अधिकतर वाक्य में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी वाक्य में हमको नाउन या प्रनाउन मिले। कुछ अलग तरह के वाक्य होते हैं जिन्हें आप बाद में पढ़ेंगे, किंतु अभी के लिए आप इतना सिर्फ ध्यान रख लें कि जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होता है या प्रनाउन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन पता होगी। नाउन क्या होती है? नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन हम किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को कहते हैं। जहाँ पे भी कोई नाम आ जाता है मतलब वो नाउन है। जैसे इन वाक्यों में देखें हम, राहुल, मुंबई, सोना, राधा, ये सभी चीज़ें नाउन है। किंतु हमेशा नाउन ही वाक्य में रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, वाक्य मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। वे इंदौर गए, दे वेंट टू इंदौर। इन दोनों वाक्यों में मैं और वे, इन कर्ताओं का उपयोग किया गया है, जबकि ये किसी के नाम नहीं है। तो फिर ये क्या है दोस्तों? ये है प्रोनाउन। और प्रोनाउन के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब्स। सब्जेक्ट की तुरंत बाद हमको एक वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। दोस्तों, वर्ब 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। वैसे वर्ब भी और भी कई प्रकार की होती है, लेकिन हम मुख्य बातों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वर्ब मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक वर्ब वो होती है जिसे एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है, और अकर्मक वर्ब उसे कहा जाता है जिसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने कहा, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो हम पूछेंगे क्या खेलता है, उत्तर मिलेगा क्रिकेट खेलता है। मतलब खेलना वर्ब को एक कर्म की आवश्यकता पड़ती है। इस वाक्य को देखें, वे इंदौर गए। अगर आपने बोला कि कहाँ गए, तो उत्तर मिलेगा इंदौर। मतलब जाना वर्ब जो है उसे भी एक कर्म की आवश्यकता है। किंतु अगर हम इस वाक्य की ओर देखें, राधा नाचती है, राधा डांसेस। राधा क्या करती है? राधा नाचती है। अगर आपने प्रश्न पूछा क्या नाचती है, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। मतलब उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं, अतः वह एक अकर्मक क्रिया ही है। ठीक है। अगर इन वाक्यों को हम देखें तो तीसरा अंग जो हमें दिखेगा वो है ऑब्जेक्ट, मीन्स कर्म। अगर हमने कहा राहुल खेलता है, तो राहुल क्या खेलता है? उत्तर मिलेगा क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पर कर्म है। इसी तरह हमने दूसरा वाक्य देखा, सोना बहुत महंगी धातु है। अगर हमने कहा
सोना है, तो सोना क्या है? उत्तर मिलेगा बहुत महंगी धातु। यहाँ पर बहुत महंगी धातु कर्म है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ चुके होंगे। जो आपको मेरे पीछे चार्ट नज़र आ रहा है वो मैंने प्रोनाउन को समझाने के लिए बनाया है, लेकिन इसमें आपको एक दो नए शब्द मिलेंगे। एक है पर्सन और दूसरा है केस। तो इस चार्ट को समझने के लिए इन दोनों चीज़ों का नॉलेज होना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सन क्या होता है। जब व्यक्ति बोलता है तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। अब मैं अगर मेरे साथ किसी को शामिल कर लेता हूँ तो बहुवचन बन जाएगा और मैं की जगह में हम शब्द का प्रयोग करूँगा, तो मैं और हम ये फर्स्ट पर्सन में आएंगे। मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं हमेशा आप, तू, तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, वो होता है सेकंड पर्सन। मीन्स एक हुआ वक्ता जो बोलता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। दूसरा हुआ श्रोता जो उसकी बात सुन रहा है, वो हुआ सेकंड पर्सन। उन दोनों के अलावा जो कोई भी बच जाता है वो आता है थर्ड पर्सन। इसे हम तीनों केस में पढ़ते हैं। केस क्या होते हैं? जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक आदि, तो इसी तरह इंग्लिश में इसको केस कहा जाता है। इसलिए हम प्रोनाउन को 3 तरह के केस में समझेंगे। तो आइए हम चार्ट की ओर नज़र डालते हैं। सबसे पहले है पर्सन। यहाँ पे हमने पर्सन्स को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसके बाद है सब्जेक्टिव केस, ये हमारा पहला कॉलम है। पर्सन के बाद जो केस का कॉलम है उसमें पहला कॉलम है सब्जेक्टिव केस। इसका अर्थ है कि जब हम किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह उपयोग करना चाहते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में 2 शब्द हैं, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, जिसका हिंदी अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम। किंतु जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो हमें मैंने और हमने शब्द के लिए भी इन्हीं शब्दों का यूज करना पड़ता है। सेकंड पर्सन में इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, मॉडर्न इंग्लिश में यू का। और यू का मतलब होता है, हम कई तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तुम, आप। वैसे तो तू भी कहा जाता है, किंतु तू का प्रयोग करना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। वाक्य बनाते वक्त तुमने और आपने के लिए भी हमें यू का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये हुआ सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस। जब हमें किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना हो सेकंड पर्सन में, तो यू का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन में। श्रोता और वक्ता दोनों को अगर छोड़ दें तो किसी अन्य की बात करें तो सिंगुलर के लिए हमको सब्जेक्टिव केस में ही, शी और इट का प्रयोग करना पड़ता है, और इन तीनों शब्दों का अर्थ है वह। लेकिन वाक्य निर्माण में हम उसने के लिए भी इन्हीं का प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए किया जाता है, फॉर द मेल, और शी का प्रयोग हमेशा महिला के लिए किया जाता है, फॉर द फीमेल, और इट का प्रयोग वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। लेकिन तीनों शब्दों का अर्थ हिंदी में एक ही होता है, वह। वाक्य निर्माण में हमें उसने के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इन तीनों का बहुवचन या प्लूरल कहें तो एक ही शब्द होता है, दे, जिसका अर्थ है वे। वाक्य निर्माण में हम उन्होंने के लिए भी दे का ही प्रयोग करते हैं। तो ये जो पहला कॉलम है वो है सब्जेक्टिव केस, जब हम प्रोनाउन को किसी सब्जेक्ट की तरह उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमको प्रोनाउन को पोजीशन में भी यूज़ करना पड़ता है। पोजीशन मतलब जब हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताना चाहते हैं उसे पोजीशन कहते हैं। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि यह पेन मेरा है, मतलब इस पेन का मालिक मैं हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इस पे अपना पोजीशन बताना है तो मैं किस शब्द का प्रयोग करूँगा, वो हमने सेकंड कॉलम में लिखे हैं। पॉजिटिव केस में फर्स्ट पर्सन में जो पॉजिटिव केस का सिंगुलर है वो है माय मीन्स मेरा, प्लूरल है अवर मीन्स हमारा। इसी तरह सेकंड पर्सन में पॉजिटिव केस हमको यूज करना पड़ेगा यूअर मीन्स तुम्हारा या
आपका। तेरा के लिए भी यूर का ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरह थर्ड पर्सन में पॉजेसिव केस में हमको हीज, हर, इट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसका अर्थ होता है उसका। यहाँ पर आखिरी शब्द बचा देयर, यानी उनका। जब व्यक्ति एक से ज़्यादा होगा तो हम देयर का प्रयोग करेंगे पोजेशन के लिए, मतलब एक से अधिक लोगों का। अब हम बात करते हैं आखिरी ऑब्जेक्टिव केस की। दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना चाहते हैं, जब वो कर्म की तरह काम करता है, तो किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आता है मी, मीन्स मुझे। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आता है अस, मीन्स हमें या हमको। इन दोनों शब्दों के लिए हम अस का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू। दोस्तों ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम है, यू का ही प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होगा तुम्हें या तुमको या आपको। इसी तरह थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस में हम हिम, हर और इट का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको। और प्लूरल में हम थर्ड पर्सन के प्लूरल में देम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है उनको। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।